आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करूंगा खास तौर से अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। और यूएई में जो एक सेंटर बना हुआ है अब्राहम सेंटर, वो क्या है उस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए आया कि अभी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सहरोज़ा दौरे पर सऊदी अरब गए, कतर गए और यूएई गए, तो यूएई में वो अब्राहम सेंटर भी गए जिसके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने मस्जिद का दौरा किया। दरअसल वो मस्जिद का दौरा नहीं था। तो ये है क्या, इस पर शौकत भारती साहब ने रोशनी डाली है। उनसे हमने जब बातचीत की तो देखिए आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड कि जहाँ पे वो गए थे वो है क्या सेंटर, और ये क्या इसको कहेंगे, क्या ये तैयारी है। सुनिए शौकत भारती साहब से। अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन को कमजोर किया है, और वो किस लिए आया था? अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर काम करने के लिए आया था। याद रखिए कि अब्राहम अकॉर्ड जो है ट्रंप ने ही बनाया था, हाँ, लेकिन जो जमीर फरोश जो है, मिल्लत फरोश लोग जो हैं, ठीक है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ट्रंप पहले क्या लाया था? उसने ट्रंप ने जो बात की थी कि हम ये जो बात कर रहे हैं कि हम अब्राहम अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करेंगे। आज आपने देखा यूएई को जो दौरा हुआ है, पहली बात तो यूएई में वेलकम देख लीजिए इस्लामिक कंट्री का। लड़कियां बाल खोले हुए हैं, ठीक है, तलवारें लिए हुए हैं और ट्रंप का वेलकम हो रहा है। और आज ट्रंप जो है, यानी विजिट से पहले एक वहां के ऊपर सेंटर बनाया गया है। उस सेंटर का नाम है अब्राहम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो एक सेंटर बनाया गया है जहां का दौरा कराया गया है ट्रंप को। उस सेंटर के अंदर मस्जिद भी है, चर्च भी है और यहूदियों की भी इबादत गाह है। यानी ट्रंप ने लास्ट में बता दिया कि हम यहां के ऊपर आए हैं अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर इंप्लीमेंट कराने के लिए। और ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड जो हमने साइन कराया था पहले वो जो है उसके खिलाफ नहीं गए। ये सब देखने के बावजूद भी फिलिस्तीन में जुल्म के पहाड़ 19 महीने से तोड़े जा रहे हैं। ट्रंप के सामने अटैक हो रहे हैं, गजा वालों को निकाला जा रहा है। अब्राहम अकॉर्ड एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है यूएई के अंदर, मैंने अभी बताया ना, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रंप को ले जाया गया और यह बता दिया गया, उनको एक बूंद तेल का एक प्रेजेंटेशन दिया गया, दुनिया का सबसे अच्छा तेल, और देने के बाद कहा है कि हमारी आखिरी बैरल तक, इसके मतलब आखिरी तेल के कतरे तक ये अमेरिका के साथ खड़े होंगे। इसके साथ साथ जो अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा इल्ज़ाम लगा है, बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा है। वहाँ पे जो अमेरिकन सेनेटर हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। डेमोक्रेट के कई अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि जो डील हुई है तीनों मुल्क में इसे कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती मफाद के लिए काम किया है। इस पर भी हमने शौकत भारती साहब से बात की कि ये क्या मामला है, क्या ये डील कैंसिल होगी और ये किस तरह की डील थी, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ये हरकत की, इसके पीछे है क्या। इस पर भी सुनिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा। सबसे बड़ा खतरा इजराइल है। बिल्कुल, अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि सिर्फ यही के लिए नहीं खतरा है, पूरी दुनिया के अंदर खतरा इजराइल है। जी जी बिल्कुल शौकत भारती साहब, लेकिन भले ही यहाँ के लोग ना समझ पाए हो, लेकिन अमेरिकन जो सेनेटर है वो समझ गए। उन्होंने भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। और ये आप देखें, ये तस्वीर सामने आई है, ये सेनेटरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रक्षा सौदों के माध्यम से अमेरिकी विदेश नीति में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और कहा ये जो डील हुई है इसको फौरी तौर पर इस डील को रोक दिया जाए। ये डिमांड की गई, ये मांग की गई कि इसे फौरन जो है वो रोक दिया जाए। तो शौकत भारती साहब, भले ही यहाँ के लोग ना समझे हो, लेकिन वहां के लोग जो सेनेटर हैं, ये देखिए अमेरिकी सेनेटरों ने ट्रंप के यूएई कतर रक्षा सौदों को रोकने की मांग की। इसका मतलब साफ ये है कि ये जो हुआ है ये पर्सनलाइज कुछ हुआ है, ये जाती तौर पर
कुछ हुआ है और ये सौदेबाजी तो है क्या? क्यों ये आवाज उठ रही इस पे? भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। और ये खबर देखिए अल जजीरा से, ये स्क्रीन पर मैंने इसीलिए डाल दिया है। शौकत भारती साहब क्या कहेंगे इसको? देखिए, एक बहुत अच्छा ट्रेंड निकला है कि अब बिजनेसमैन जो है या सत्ता के करीब हो जाते हैं, फायदा उठाते हैं, या सत्ता में चले जाते हैं, वो फायदा उठाते हैं। तो ट्रम्प जो है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपने सीट से जो है वो धंधा कर रहा है। और करप्शन का कोई मामला ये आवाज उठाने से नहीं, ट्रम्प के ऊपर करप्शन के केसेस ऑलरेडी वहां पर अमेरिका के अंदर चल रहे हैं। ट्रम्प एक बद किरदार और एक करप्ट इंसान है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका की अदालतें जानती हैं। बाकायदा तौर के ऊपर उसके स्कैंडल, उसके करप्शन, चूंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। देखिए आजकल जो चल रहा है ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स, आपको पता होगा कि टर्की के अंदर खाशगी का कत्ल हुआ था सऊदी एम्बेसी के अंदर। वो पूरी फाइल कहां है? वो अमेरिका के पास है। वो मोहम्मद बिन सलमान को ब्लैकमेल करता है, ठीक है। जो कुशनेर है ट्रम्प का दामाद यहूदी, वो मोहम्मद बिन सलमान का बहुत बड़ा दोस्त है। और ये यूएई के ये तमाम लोग हैं, इन लोगों की तमाम जो अय्याशियों की वीडियोस हैं वो उनके पास हैं। ये ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन तमाम मुमालिक को जो फिलिस्तीन की मदद में खड़े थे, जो समझ रहे थे कि हम मुस्लिम्स के साथ अगर खड़े होंगे, हाँ, तो उसके बाद दुनिया के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे साथ आएंगे और अमेरिका को डिफीट दे देंगे, और डिफीट देने के बाद हम ब्रिक्स वाला मामला ले आएंगे और डॉलर्स को कम हो जाएंगे। आज एक बहुत गंदा और डर्टी मैसेज इस विजिट से गया कि कुछ नहीं, इन्होंने पूरे मुसलमानों को बदनाम किया। यह मैसेज गया कि मुस्लिम रूलर्स तो अभी भी इजराइल के साथ है, अभी भी अमेरिका के साथ है, इनकी औकात नहीं है कि वहां गजा का पीस करवा दें, इनकी औकात। देखिए रशिया कह रहा है क्या कि 2 स्टेट की बात हो, फ्रांस कह रहा है कि 2 स्टेट की बातचीत हो, इवन जर्मनी कह रहा है कि 2 स्टेट की बातचीत हो, चाइना कह रहा है कि 2 स्टेट की बातचीत हो, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि 2 स्टेट की बातचीत हो, ठीक है। यहां 2 स्टेट की कोई बात ही नहीं हो, यहां इब्राहिम अकॉर्ड की बातचीत हो रही है। और उस इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर क्या है कि जेरूशलम जो है वो कैपिटल है इजराइल की, रिटर्न में है, कहीं हिडन नहीं है। और ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है ये इनडायरेक्ट वे में ग्रेटर इजराइल का बदला हुआ नाम है, समझ रहे हैं बात को। अब और दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने जौलानी की शक्ल में एक टेररिस्ट की हुकूमत इराक के करीब खड़ी कर दी है और उस जौलानी को बुलाकर कहा है कि इजराइल के साथ आप रिलेशन बेहतर रखेंगे। और जौलानी ने वहां आकर कहा कि देखिए हम जैसे ही आए हमने अपने यहां से हिजबुल्लाह को निकाला, वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रही थी, हमने अपने यहां से इस्लामिक जिहाद को निकाला, वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, हमने अपने यहां से ईरान को हटाया, वो इजराइल के खिलाफ था, हमने अपने यहां से इराक की वो टीम क्या इराकी रेजिस्टेंस जिसके ड्रोन यहां से गोलान हाइट से जाकर गिर रहे थे, हमने उनको हटाया, हमने तो एक गोली भी नहीं चलाई और हम तो पूरी तरीके से हैं। आप आए, हमारी जमीन है, यहाँ ट्रम्प टावर बनाएं, यहाँ डेवलप करें, ये तमाम अय्याशी के अड्डे बनाएं, ठीक है। जिस तरह से दुबई के अंदर अय्याशी का अड्डा बना है, जिस तरह से सऊदी अरब में अय्याशी के अड्डे बन रहे हैं, जिस तरह से न्यू सिटी बने, यानी इस्लाम जिन गंदगियों को खत्म करने के लिए आया था, ठीक है, वो गंदगी पूरी तरीके से फैलाए। शाह ईरान को क्यों सपोर्ट कर रहे थे ये लोग? शाह ईरान को भी इसलिए सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका और इजराइल और तमाम लोग कि वो पेरिस ऑफ द गल्फ, उसने ईरान को अय्याशी का अड्डा बना दिया था। जैसे ही इस्लामिक रिवोल्यूशन आया कि भाई अय्याशी खत्म करो, शराब खत्म करो, जुआ खत्म करो, ये तमाम जो है जिसके जरिए जो है
कैरेक्टर एसेसिनेशन होता है, इसको खत्म करो। तो उसको क्या करते थे कि आप स्क्रीन से इसको हटा दें तो डिस्टर्ब हो रहा है, ये इस सीन से डिस्टर्ब होती है बात को, ठीक है आप। तो हमारा कहने का मतलब ये कि वो तमाम अय्याशी वो चलने दीजिए आप जी 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 वो जी। हमको असल में वो बात करने में डिस्टर्ब होता है। बहुत सीरियस बात कर रहा हूं मैं इस वक्त जी। अरे तो मैं जो सवाल दिखा पैदा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। चलिए अच्छा, तो हमारा कहने का एक ठीक है, अगर उसको एक साइड में जैसे बड़ी स्क्रीन में लगाते हैं ना, हम आप भी दिखे वो बड़ी स्क्रीन में भी, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई वजह नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि आप देखें, ये 45 साल पहले तो ईरान के बहुत खास थे, रजा शाह पहलवी के तो बहुत खास थे, इनको रेड कारपेट वेलकम मिलता था, वो पेरिस ऑफ द गल्फ बना था, अय्याशी का अड्डा बना था। क्या खत्म किया ईरान ने? ईरान ने वहां से नंगेपन को खत्म किया, ईरान ने वहां से शराब के अड्डे बंद किए, ईरान ने वहां से अय्याशी के अड्डे बंद किए, ईरान ने वहां से वो जो नशे तमाम फैलाए जा रहे थे उन सबके अड्डे बंद किए। अब क्या हुआ, इनको दिक्कत आ गई, क्योंकि इंसान को दो तरीके से मारा जाता है, या कैरेक्टर से मारा जाता है या असलहों से मारा जाता है। कैरेक्टर से मारने के लिए जितनी अय्याशियों की चीजें हैं, नशे की चीजें हैं, ये सब की जाती हैं, वो सब वहां के ऊपर प्लांट की गई थी। अब वहां के ऊपर जब वहां से हटा दिया गया तो इनको ये लगा कि अरे ये तो मेरा कारोबार है, पोर्न इंडस्ट्री तो मेरा कारोबार है, कैसीनो तो मेरा कारोबार है, डांस क्लब तो मेरा कारोबार है, अय्याशी तो मेरा कारोबार है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरे कारोबार के ऊपर हिट कर दिया। इसलिए इन्होंने ये नहीं चाहते कि इंसान बाकिरदार रहे, और ये नहीं चाहते कि अच्छे लोग जिंदा रहें। तो दो काम ये करते हैं, ये या कैरेक्टर से मारते हैं या जान से मारते हैं। अब जाहिर सी बातचीत है, उनको अरब के अंदर पूरी अय्याशी के अड्डे में वो कहेंगे, उसका नाम रखेंगे डेवलपमेंट। हर तरह की बुराइयां जब फैल जाएंगी यहाँ के ऊपर, इस्लाम हर तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए आया था। ये मोहम्मद बिन सलमान के बाप का मुल्क नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने यहाँ से तो हम अगर कलमा पढ़ते हैं तो ये तमाम अय्याशी के अड्डे खत्म किए गए थे, इन बुराइयों को खत्म किया गया था। उसका नाम बदलकर इन्होंने हिजाज का नाम बदलकर सऊदी अरब रख लिया। और याद रखिए, मक्का और मदीना दुनिया के सारे मुसलमानों का है, फकत मोहम्मद बिन सलमान का नहीं है। किबले इसके साथ साथ एक बहुत अहम सवाल हमने शौकत भारती साहब से किया, क्योंकि अभी साबिक मेंबर पार्लियामेंट और IMCR के चेयरमैन मोहम्मद अदीब ने जिस तरह की बात कही है ग्रेटर इजराइल को लेकर के, उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, ग्रेटर इजराइल बन चुका, ये UAE क्या है, ये सऊदी अरब क्या है, ये बहरीन क्या है, ये सब ग्रेटर इजराइल का हिस्सा हो चुके हैं। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो ग्रेटर इजराइल के तनाजुर में हो रहा है। इस पर हमने सवाल शौकत भारती साहब से किया कि क्या मोहम्मद अदीब जो बात कह रहे हैं वाकई सही है या फिर ये बात हवा हवाई है। इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोहम्मद अदीब ने कोई बात कही है तो उसके जवाब में शौकत भारती जैसे पैनलिस्ट या एनालिस्ट उनका क्या कहना है, जो मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए जरूर पूरा कि उन्होंने इस पर क्या कहा। शौकत भारती साहब, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इससे आगे जा करके मोहम्मद अदीब का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। मैंने जब ग्रेटर इजराइल की बात कही तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो, ग्रेटर इजराइल तो बन गया। कह रहे हैं कि ये तुम क्या देख रहे हो, दुबई क्या ग्रेटर इजराइल तुम्हें नहीं लग रहा है? ये सऊदी में जो कुछ हो रहा है क्या ग्रेटर इजराइल का हिस्सा तो तुम्हें नहीं लग रहा है क्या? ये सब तमाम चीजें, तो ये जो बात उन्होंने कहा कि बहरीन के जाके देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि ग्रेटर इजराइल नहीं है? कह रहे क्या बात करते हो, ग्रेटर इजराइल ही ये है, ये जो बन रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, ये ग्रेटर इजराइल ही है, ये बन गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कितना इसको फैक्ट है, कितना ये जो अदीब साहब ने कहा है
इसको कैसे आप देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। 100% बिल्कुल अदीब साहब ने सही कहा है। और जो भी शख्स सोचेगा, समझेगा, जिसके पास अक्ल है, जो पैसे पे नहीं बिका हुआ है, जो अरब अरब कंट्रीज के गुलाम नहीं है, वो सच्चाई की बात करेंगे। कसम खुदा की, जब मैं देखता हूं कि कौम के नाम पर चैनल्स चल रहे हैं और ये किस तरह से इन अय्याश रूलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और कैसा दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने आके, यानी गजा को कुछ नहीं दिया, गजा छीनने की बातचीत हो रही है। ये सीएनएन ने भी लिखा है, मैं आपको सीएनएन की बात बता रहा हूं, अमेरिका का है, हाँ, उसने भी लिखा है कि जिस वक्त ये यहाँ के ऊपर दुबई पहुंचे हैं तो दुबई में इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो अब्राहम समथिंग करके नाम है, यानी अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड है। वहां के ऊपर क्या इन्होंने आधी बात बताई? मस्जिद का दौरा कराया गया? जी नहीं, वो अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर तीनों सेंटर जो है बनाए जो गए हैं, उसको वहां के ऊपर दौरा कराया गया। लेकिन अब क्या किया जाए, पैसा ले रहे हैं वहां से, तो बोलेंगे तो मिल्लत के सौदागर हिंदुस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, इंसानियत के सौदागर हिंदुस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान के बाहर। कह रहे साहब, मुझे डर लगा कि कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत सी जानें ना चली जाएं, इसलिए ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पीस करा दी। मैं पूछ रहा हूं कि फिलिस्तीन के अंदर पीस क्यों नहीं कराई? और मैं तो, मुझे पता है, मैं इनसे पूछता हूं, मैं कतर से पूछता हूं, मैं सऊदी से पूछता हूं, मैं जॉर्डन से पूछता हूं, मैं कुवैत से पूछता हूं, मैं यूएई से पूछता हूं। और ये बताइए, एक यमन ने, आज भी यमन ने जो मिसाइल मारी है बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर, यानी एयर के तरफ से भी रोक दिया, किसने? यमन ने। यानी जो फिलिस्तीन की हिमायत में खड़ा है, जिसके मुल्क के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जिनके लोग मारे जा रहे हैं, ये अरब रूलर्स उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको सप्रेस करने की बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है मुमताज साहब। ये जो जौलानी को यहाँ के ऊपर बैठाया गया है, जौलानी एक दिन का नहीं है, जौलानी अमेरिका की 20 साल की कोशिश का नतीजा है। पहले वहां अबू बकर बगदादी को बैठाना चाहता था इस्लामिक स्टेट बनाकर, ठीक है। अब अबू बकर बगदादी तो मर गया, अब उसका आईएसएस का नाम दहशतगर्दी तो दहशतगर्दी है ना, उसका नाम अलकायदा रख लो, अल नुसरा रख लो, हाँ, तो दाइश रख लो, हाँ, चाहे एसटीएस रख लो। मेरा एक सवाल है, एसटीएस ने जब बशर असद की हुकूमत को गिराया तो उसके साथ लाखों टेररिस्ट थे दुनिया के, कितने? लाखों टेररिस्ट। हाँ, ये बताइए कि वो टेररिस्ट कहां चले गए, वो किसके अंडर में रहेंगे? हाँ, क्या उनका ब्रेन बदल दिया गया? ये कौन सी वॉशिंग मशीन बनाई गई है कि अगर उसकी दाढ़ी काट दोगे, उसको जो है सूट पहना दोगे, टाई लगा दोगे, तो वो दहशतगर्द सुधर जाएगा? चलिए, मैंने मान लिया कि जौलानी सुधर गया, जौलानी सुधर गया। हाँ, अब जौलानी के अंडर के अंदर जो लोग थे, जिन्होंने कत्ल गारत करी की, खूरेजी की, लोगों के सीने चीरे, उसमें कलेजा निकाल के चबाया, लोगों को गोली मारने के बाद सड़क पर रखा, उन पे बुलडोजर चला दिया, उनको क्या नाम है समंदर के अंदर डाल दिया। 9,000 से ज्यादा लोग अभी भी, जो टर्टूस है, क्या नाम है आपके रशिया की जो बेस है, वहां औरतें बच्चे पनाह लिए हुए हैं। किसी ने आवाज उठाई? मोहम्मद बिन सलमान खड़ा होके ताली बजा रहा था जिस वक्त जौलानी को वेलकम किया जा रहा था। वीडियो देखिए आप इस, और फौरन मोहम्मद बिन जौलानी का पैसा माफ कर दिया गया। जो कर्ज जो सीरिया के ऊपर था वो माफ किसने? सऊदी अरब ने उसको पे करने की बातचीत कर दी। अभी ट्रंप का बयान आया है कि हम सैंक्शन हटा रहे हैं, यानी टेररिस्ट से सैंक्शन हटा रहे हो। और जिसने टेररिज्म को उसके खिलाफ कुर्बानी दी, आईएसएस के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्बानी ईरानियों ने दी, सबसे बड़ी कुर्बानी हिजबुल्लाह ने दी, सबसे बड़ी कुर्बानी। और आईएसएस हटा सिस्तानी साहब के फतवे से, जो इराक के अंदर बैठे हुए हैं। आईएसएस हटा रहबर मुअज्जम खामनाई साहब की कोशिश से। आईएसएस को काउंटर करने के लिए कासिम सुलेमानी ने अपनी जान दी, ठीक है।
तो सवाल यह पैदा होता है आईएसआईएस पैदा किसने किया, और 82 कंट्री के टेररिस्ट को भेजकर बशर असद की हुकूमत गिराने की क्या कोशिश की। अभी यही चैनल्स कह रहे थे अब जौलानी आ गया, अब देखिएगा किस तरह से वो इजराइल के साथ में निपटेगा और ये करेगा और वो करेगा। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जी जी, आप क्लियर हो गए। जी जी, तो आप जी शौकत भाई। देखिए, हम तो देखिए पूरा तज्जिया कर रहे हैं कि आने वाले कल में ये बहुत खतरनाक, ये जो गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज कर दी गई है, यानी टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज कर दिया गया। टेररिस्ट के अंडर में लाखों टेररिस्ट जो हैं वो बैठा दिया गया। कहां? सीरिया के अंदर। अब ये लाखों टेररिस्ट जो हैं ये क्या करेंगे, ये जौलानी की तरफ से कुछ इराक से खटपट दिखाएंगे और ये टेररिस्ट घुसेंगे इराक के अंदर और इनको कवर देगा इजराइल, एयर कवर, ठीक है। इनको कवर देगा टर्की, इनको कवर देगा नेटो, और ये इराक की तरफ बढ़ेंगे, इराक से ईरान की तरफ बढ़ेंगे। ये जो ट्रंप आया है, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि टेररिज्म अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और अभी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो 4 दिन के अंदर ये वॉर हुई, इसमें खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस बात को ऑन एयर कहा कि हम अमेरिका के कहने से 30 साल से अपने यहां टेररिज्म को पाल रहे हैं। ये किसने कहा है? ख्वाजा आसिफ ने। क्या अमेरिका ने इनकार किया? यानी अमेरिका पाकिस्तान में टेररिज्म को पैदा कर रहा है। अमेरिका को पाकिस्तान से टेररिस्ट ले जाने में दिक्कत हो रही थी। उन टेररिस्ट का इस्तेमाल आप देखें इराक में होता है, ईरान में होता है। स्पेशली इन टेररिस्ट का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ होता है जो मज़ारात के ऊपर जाते हैं, वो शिया हो या सुन्नी हो। टेररिस्ट की जो मेंटेलिटी है, ना वो शिया है ना वो सुन्नी है, वो है तकफीरी। मैं आपके चैनल से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, वो है तकफीरी, जो अपने अलावा दूसरों को काफिर कहते हैं। ये तकफीरी गवर्नमेंट इन्होंने बना दी जौलानी के अंडर में, और तकफीरी का पहला टारगेट यह है कि मज़ारात उखाड़ना, ठीक है, मज़ारात पर जाने वालों को हमला करना। यह नई बात नहीं बता रहा हूं, आप 40-45 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, और 40-45 साल से भी पीछे चले जाइए। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और मोहम्मद इब्ने सऊद को देख लीजिए, तो सबसे पहले दरैया की मजार जो है मोहम्मद इब्ने सऊद और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने उखाड़ी थी। और अंग्रेजों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था? यह एग्रीमेंट हुआ था कि जब हुकूमत बन जाएगी हमारे खानदान की, तो मजहब चलेगा मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का, और हुकूमत चलेगा मोहम्मद इब्ने सऊद की औलाद की। आज आप देखिए सऊदी अरब में आले शेख जो है ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है, और ये आले सऊद यानी मोहम्मद इब्ने सऊद ये की औलाद है कौन? मोहम्मद बिन सलमान। तो अब ये तकफीरी आइडियोलॉजी, ये मजार विरोधी विचारधारा है। यही वजह है कि जो मजार विरोधी विचारधारा के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो इसको प्रमोट करते हैं। यह तकफीरी आइडियोलॉजी, इसी तकफीरी आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान के अंदर सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, जैश मोहम्मद, तमाम जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान के अंदर वहां बनी हुई है, ठीक है। और इनका काम क्या है? जुलूसों के ऊपर शियों के अटैक करो, इमाम बारगाह पर करो, मस्जिद के ऊपर करो, मज़ारों के ऊपर करो, औलिया अल्लाह की बुजुर्गान दीन की मज़ारों पर करो, और जो लोग अहले सुन्नत हैं उनको किल करो। पारा चनार के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है उसको, और सीरिया के अंदर जो उठाकर हुई है, उन दोनों को आप कलेक्ट करके देंगे। तो अब चूंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट ले जाने में गल्फ में दिक्कत थी, इसलिए जौलानी के जरिए वहां के ऊपर सारे टेररिस्ट को बैठाकर एक लाइसेंस दे दिया गया, ठीक है। अब चूंकि आइडियोलॉजिकल वार इस बात की है
कि वो मजार पर जाने वालों को काफिर कहते हैं, बुत परस्त कहते हैं। इसलिए जब इन्होंने पहली मजार मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने गिराई थी, तो उन्होंने ये कहा था मजार पे जाने वालों से, फिर तुम तौबा करो कि 600 साल तक तुम्हारे आबाओ अजदाद मुशरिक और काफिर थे, उसके बाद फिर से इस्लाम कबूल करो, वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारी औरतों को कनीज बना लेंगे, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना लेंगे। और यह मूवमेंट चला, और चलते 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 जब 1925 के अंदर सऊदी अरब के अंदर हुकूमत कायम हो गई, तो मक्के के सारे मजार उड़ा दिए गए, मदीने के अंदर सब कुछ गिरा दिया गया, और रसूलुल्लाह के रोजे को सनमे अकबर कहकर गिराने की कोशिश की गई। अब जैसे ही ये स्टैब्लिश हो गई, तो इस आइडियोलॉजी को पेट्रोल निकलने के बाद पूरी दुनिया के अंदर भेजा जाने लगा। और यही आइडियोलॉजी जो है, ये आइडियोलॉजी टेररिज्म को प्रमोट कर रही है। अब अगर कोई तलाश करता है कि टेररिस्ट कौन है, तो इस आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है अमेरिका, कोई और नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, अरब कंट्रीज। क्यों? अपनी सत्ता के लिए। तो आज जो दुनिया में प्रॉब्लम बनी हुई है, मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि जौलानी की गवर्नमेंट को, अब जौलानी कौन है? अलकायदा में था, दाइश में था, एसटीएस बनाया, अमेरिका ने इसे अरेस्ट किया, इसे तैयार किया, 2011 में छोड़ा इसलिए गया था कि तुम जाके बशर असद की गवर्नमेंट गिराओ। बशर असद जो है मजार को मानता था। बशर असद फिलिस्तीन के इशू के ऊपर जो है वो ईरान के साथ खड़ा था। बशर असद ने जब यूनाइटेड नेशन में इजराइल के वजीर आजम ने हाथ मिलाना चाहा, तो उसने कहा था तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम्हारे हाथ फिलिस्तीनियों के खून में डूबे हुए हैं। यह था बशर असद। यह प्रोपेगेंडा मशीनरी ने, सऊदी पेरोल पर पलने वाले लोगों ने बताया बशर असद तो बहुत जालिम था, और जौलानी जो है ये बहुत बड़ा मुसलमान है, ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन है। ठीक है, ये इसको लाकर जौलानी ने एक गोली नहीं चलाई और लिख के दिया कि मेरे तरफ से इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ट्रंप ने यहां पर आने के बाद इजराइल को गारंटी दे दी कि देखो इनसे तुम मुतमईन रहो, ये तो हमको पेमेंट करने वाले लोग हैं, तुमको गोलान हाइट से डर था, देखो मैंने जौलानी को बुला लिया, जौलानी ने साफ साफ कह दिया कि इजराइल का कोई मामला नहीं होगा, मैंने आके बता दिया हिजबुल्लाह गड़बड़ कर रहा है, लेबनान के साथ मिलकर सऊदी अरब उसे कंट्रोल करेगा, हौती गड़बड़ कर रहा है उसको सऊदी अरब यहाँ पे कंट्रोल करेगा, और उसके बाद हम एक ऐसी हुकूमत बना दे रहे हैं जौलानी की कि जहां से हम इराक के अंदर एंट्री लेंगे, और इराक के बाद फिर हम एंट्री लेने के बाद ईरान तक पहुंच जाएंगे। तो यह है कुल मिला के इस दौरे का नतीजा, जो मैंने बहुत मुश्किल से आइडियोलॉजी को, मीडिया की रिपोर्ट्स को, पुरानी चीजों को, सबको कैलकुलेट करके देखा। अगर वाकई अरब ममालिक के अंदर गैरत होती तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी अरब कंट्रीज में होना चाहिए, सबसे अच्छे प्रोफेसर्स अरब के अंदर होना चाहिए, सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स अरब के अंदर होना चाहिए। अभी अमेरिका जो निकाल रहा है प्रो फिलिस्तीनी तमाम साइंटिस्ट को, अरब कंट्री कहता, ईरान ने तो कहा कि आप हमारे यहां जाइए, ये अरब कंट्रीज कहते हैं कि आइए, जैसी चाहिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जैसा चाहिए रिसर्च सेंटर खोलेंगे। उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाला गया उन प्रोफेसर्स को? वो मुसलमान तो नहीं थे, वो इंसान थे। उन्होंने फिलिस्तीनियों की हमदर्दी की थी। वो स्टूडेंट्स जिनको यूनिवर्सिटी से निकाला गया, $1700 मिलियन को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रोक दिया। किस वास्ते रोका? वहां फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहा था। पैसा खर्च करना था ना, पैसा खर्च करना था तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली? पैसा खर्च करना था तो प्रोफेसर क्यों नहीं बनाए? पैसा खर्च करना था वो तमाम साइंटिस्ट जो दुनिया में जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, कि जहां पैसा ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा पैसा, जब तुम सबसे ज्यादा पैसा ट्रंप को दे सकते हो, तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी अरब में क्यों नहीं खोल सकते? दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर को सबसे ज्यादा पैसा देके क्यों नहीं बुला सकते? वजह क्या है? कौम को जाहिल रखना है, इस तरह के जाहिल मदरसों को फंडिंग करना है, जो इनकी चाटुकारिता करते रहे, जो सब कुछ, जैसे यजीद के लिए लोग तारीफ कर रहे थे,
बस वैसे ही लोग इनको मिलते रहे। 1400 साल से इन्होंने तख्त को, जो कुर्सी के ऊपर आ गया, ये मौलवी उसके साथ रहा, ये मुफ्ती उसके साथ रहा, और यहां तक कि जिसका कलमा पढ़ता था वो 1400 साल पहले करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद किया गया, खामोश रहे। कल 1400 साल पहले इसलिए वहां खामोश थे। आज फिलिस्तीन के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है, खाना नहीं पहुंच रहा है, तो ये वहां के ऊपर खामोश है। ये कुछ बदले नहीं है, ये दरअसल यजीदी मेंटलिटी है। और इसलिए उन तमाम सेंटर्स को बंद करना चाहते हैं। मुहर्रम में क्या होता है, यजीद को काउंटर कर जाता है। यजीद कौन था? कलमा भी पढ़ता था। यजीद कौन था? नमाज भी पढ़ता था। उस यजीदी मेंटलिटी को काउंटर करने के जितने सेंटर थे, चाहे वो खानकाह हो, चाहे वो मज़ारात हो, चाहे वो इमाम बरगाह हो, चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो ताजियादारी हो, ये जो लोग शिया सुन्नी सोच रहे हैं बिल्कुल गलत हैं। शिया सुन्नी तो वो कराना चाहते हैं, हकीकत में अकॉर्डिंग टू कुरान ये यहूद और नसारा के एजेंट हैं, ये उनके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि पैसा इनके पास इतना है, जब 400 कुछ बिलियन डॉलर का जहाज खरीद के सकते हैं तो इन मदरसों को भी चटा देते हैं। ये उसी काम में अपना लगे हैं, उनकी बैंड बजाते रहते हैं। ये बहुत कड़वी बातें थी जो मैंने कह दिया। अब किसी को बुरी लग रही है तो बुरी लगे, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल शौकत भारती साहब। और बस आखिर में कि क्या जो मुज़ाकरे की बात हो रही थी कि इजराइल और हमास के दरमियान, हालांकि कतर ने साफ साफ कह दिया है, और ये कतर की तरफ से एक बड़े हमले के तौर पे हम इसे देख रहे हैं कि कहा कि ये इजराइल जो है वो संजीदा नहीं, वो इसमें रुकावट पैदा हो रहा है। तो क्या होगा फिर? क्या फिर ये साफ करा लिया जाएगा गादा और सब तमाशा देखेंगे? तो इतने लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे ये लोग? या मार दिए जाएंगे भूखे प्यासे? कोई मतलब ये 2 लाख 1.5-2 लाख लोग तो मर ही गए, इनका क्या होगा? बाकी लोग क्या मारे जाएंगे और फिर सब ऐसे ही पॉलिसी बनाते रहेंगे, सब बातें करते रहेंगे? देखिए, इन्होंने प्लान बना लिया है मिस्र के अंदर शिफ्ट करने के लिए, सनाई के इलाके के अंदर, और कुछ लोगों को टर्की लेके चला जाएगा जहां पर पहले वो जो रिफ्यूजी रहते थे। ये सब प्लान तय हो चुका है, ये उनके प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है। ये तो हिम्मत है हमास की जो रुकी हुई है, और ये हिम्मत है हौती की जो रोके हुए हैं। इन्होंने वो काम किया कि जो मूवमेंट चल रहा था इजराइल को खत्म करने का, उसको ये अरब ममालिक ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब ये अपने बेसिस भी नहीं देंगे और ये उसी तरीके से इनके साथ करते रहेंगे। अब रह गई बातचीत है कि बहुत उड़ाया, बहुत हुआ, तो ट्रक चला जाएगा, उस पर देखिएगा ताली बजाई जाएगी। क्या? देखिए खाने को खुलवा लिया, खाने को खुलवा लिया। यानी आपको चाहिए 1967, यानी आपको चाहिए फिलिस्तीन, कम से कम आपको चाहिए 2 नेशन। बहुत जब हो जाएगा तो कहा जाएगा भाई बहुत था, तो मिस्र ने भैया तरस खा के इनको जान से मारना, जान दे, यहां शिफ्ट करा लिया, टर्की ने वहां के ऊपर शिफ्ट करा लिए। देखिए, और यह बहुत कुछ हुआ तो हमने देखिए ट्रक भिजवा दिया, खाना भिजवा दिया। आप समझ रहे हैं? मांगेंगे आप फिलिस्तीन, मिलेगी अगर बहुत मुश्किल हुई तो आपको रोटी। मांगेंगे आप 1967 की जगह, बहुत मुश्किल होगा तो आपको बहुत कुछ हुआ। तो एक छोटा सा इलाका जो फ्री जोन बनाने की बात की जा रही है, ये लफ्ज फ्री जोन जिस वक्त कतर के सामने कहा गया था, तो क्यों नहीं ट्रम्प से कहा कि हम 2 स्टेट से कम के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2 स्टेट की बातचीत की, किसने 2 स्टेट की बातचीत की? ये बात वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा। सिवाय बयानबाजी करने के ओआईसी ने किया क्या? ओआईसी स्टैब्लिश किस वास्ते हुई थी? ओआईसी का मकसद क्या था? सारे अरब इकट्ठा क्या हुए थे कि फ्री पैलेस्टाइन, ये नारे थे। आज जो कुछ ईरान को झेलना पड़ रहा है, अगर आज फिलिस्तीन की बात नहीं करता है ईरान, बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात नहीं करता, तो ना उसको सैंक्शन झेलना पड़ता, ना प्रॉब्लम झेलना पड़ता, ना इतनी ताकतों से लड़ना पड़ता, ना इतनी कुर्बानी देना पड़ता, ना इतने साइंटिस्ट मारे जाते। आज पता है ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने अपनी कंपनी से कहा कि भाई ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ गया है, एक काम करो तुम ईरान की टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी आप बताइए
ये लोग अमेरिका को अपना बाप समझ रहे हैं और अमेरिका क्या कह रहा है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर अमल करो। हाँ, हौती ने इनका थॉट फेल कर दिया। हौती ने इनके MQ-9 रेपर ड्रोन की धज्जी उड़ा दी। वो MQ-9 रेपर ड्रोन जो बेकार हो गए, क्यों? हौती ने उसको गिरा दिया। वो किसको देंगे? वो कहेंगे हाँ लीजिए कतर साहब, हमने बना तो लिया था, अब बेकार हो गया, ये कूड़ा आप ले लीजिए। लीजिए सऊदी अरब साहब, ये हमारा थॉट बेकार हो गया था, ये कूड़ा आप ले लीजिए। सारा टेस्ट किया है इन लोगों ने, और जब टेस्ट करने के बाद वो वेपन खत्म यानी सक्सेस नहीं हुए, उसको हौती ने, हिजबुल्लाह ने, हजदल शाबी ने, ईरान की टेक्निक ने, चाइना की टेक्निक ने, रशिया की टेक्निक ने, जो इनके बैक के ऊपर थे, जब इनके हथियारों की मंडी को खत्म कर दिया तो इन्होंने वो पुराने हथियार जो है 142 बिलियन का तुम ले लो, 200 बिलियन का तुम ले लो, 1200 बिलियन का तुम, मतलब यानी ये क्या कूड़ा जो है इन्होंने अपना किसको दिया? इन कबाड़ियों को दिया। और ये इन्होंने बड़ा खुश हुए, कह रहे अरे इतने पहली बार जो अमेरिका का यूएई कितना खुश हो रहा है। और क्या करें, पहला दौरा सऊदी अरब का किया। हमें कसम खुदा की, ये किस टाइप के लोग हैं? ये अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ये ट्रंप के ऊपर भरोसा करते हैं। आज जो ट्रंप के दौरे के बाद, मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जो अरब कंट्रीज की इमेज गई है तमाम यूरोप के बीच में, चाइना के बीच में, रशिया के बीच में, उन तमाम कंट्रीज के बीच में जो फिलिस्तीनियों के लिए बोल रहे थे, ये इमेज गई है कि ये लोग जो हैं, क्या मुसलमान इस तरह का होता है? इमेज तो नहीं, क्या खाने काबा का जो अपने आप को वो इस तरह से होता है। और दो चीजें मैंने देखी हैं और मैं आपके चैनल के जरिए रखना चाहता हूं। एक तरफ एक मजहबी रहनुमा इराक में है, एक मजहबी रहनुमा ईरान में है, और एक मजहबी रहनुमा खाने काबा का इमाम बना है। इराक का मजहबी रहनुमा फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, ईरान का मजहबी रहनुमा फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस के लिए बोल रहा है, कुर्बानियां दे रहा है। हाँ, और वो अरब के अंदर बैठे इमाम काबा जो है, उनकी हैसियत भी नहीं है। मदीने के अंदर बैठे हुए मुफ्ती, उनकी हैसियत नहीं है। मिस्र के अंदर जामे अल अज़हर के बैठे हुए मुफ्ती इस हैसियत में नहीं है कि ये कह सके कि तुम्हारे पास तेल है, गैस है, असलहा है, अफराद है, पैसे हैं, तुम जाओ और जाने के बाद जो है फिलिस्तीन को की मदद करो और इजराइल को सबक सिखाओ। आपने समझ में आया कि नहीं? जिस तरह से पोप को किनारे बैठा दिया गया, रख दिया गया था, है ना, और जो चाह रहा था यूरोप कर रहा था, उसी तरह से इमाम काबा को, मस्जिद नबवी के इमाम को और सऊदी अरब के ग्रांड मुफ्ती को एक कोने में रख दिया गया है कि आप कोने में रहिए, हम जो चाहेंगे करेंगे, हम न्यू सिटी बनाएंगे, हम शकीरा का डांस कराएंगे, हम बिल्कुल पेरिस बना देंगे यहाँ के ऊपर, यहाँ याशी के अड्डे खोल देंगे। आप सिर्फ एक काम कीजिए, नमाज पढ़ाते रहिएगा खाने काबा में पाबंदी से। यही सब कुछ यजीद के दौर के अंदर भी हो रहा था, ठीक है, यही चीज आज भी हो रही है, कुछ बदला नहीं है। और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि वो कौम जो कहती है मीज़ान मोहब्बत में दोनों ही हम पल्ला, मजलूम रजी अल्लाह, जालिम भी रजी अल्लाह, जब तक ये जाहिल कौम मजलूम और जालिम के फर्क को नहीं समझेगी, जालिम को भी रजी अल्लाह कहने लगेगी, कहती रहेगी, और मजलूम को भी, ये नहीं सुधरेगी। मौलवियों ने एक ऐसा माइंड सेटअप 1400 साल से पैदा किया है कि मजलूम भी रजी अल्लाह, जालिम भी रजी अल्लाह। तो एक तरफ ये फिलिस्तीन की तरफ भी खड़े होने की बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ ये टर्की से भी चिपके हैं, सऊदी से भी चिपके हैं, जॉर्डन से भी चिपके हैं, कतर से भी चिपके हैं, अमेरिका से भी चिपके हैं। यानी जालिम के साथ भी रहना चाहते हैं, मजलूम के साथ भी रहना चाहते हैं, इमाम हुसैन के साथ भी रहना चाहते हैं, यजीद के साथ में भी रहना चाहते हैं। ये तो फैसला करना होगा। और अब बड़ी तेजी से अवाम समझ रही है, अवाम जो है अब वो समझ रही है, लेकिन क्या किया जाए? नेटवर्क इतना बड़ा है, पैसा इतना बड़ा है, वो पैसा जो है वो उस पे काम हो रहा है। और इतना पैसा है, आपने देख लिया
कि जितना तसव्वुर नहीं करता था उतना ट्रंप को दे दिया। तो अगर ट्रंप को इतना बड़ा बड़ा पैसा दे सकते हैं तो फिर तकफीरी आइडियोलॉजी के मदरसों के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेररिज्म अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। टेररिज्म होगा तो मुल्क डिस्टर्ब होंगे, टेररिज्म होगा तो हथियार बिकेंगे, टेररिज्म होगा तो उसे डराने के बाद हम हथियार बेचेंगे। तो इसलिए अमेरिका ने एक नया टेररिज्म का सेंटर जौलानी की शक्ल में सीरिया में एस्टैब्लिश कर दिया, और वो सेंटर आप समझ लीजिएगा वो तमाम प्रो पैलेस्टाइन जो हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, और जो प्रो इजराइल हैं और इजराइल हैं उसको फायदा पहुंचाएगा। यह नटशेल में मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी। तो नाज़रीन, ये थे शौकत भारती साहब, और उनसे हमने बात की और उनकी बातचीत पर मबनी ये हमारा एपिसोड था। बाकी खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।